असत्य रूपी विष। मैं जितना शर्मीला था उतना ही डरपोक भी था। वेंटनर में मैं जिस परिवार में रहता था, वैसे परिवार में घर की बेटी हो तो वो सभ्यता के विचार से ही सही मेरे समान विदेशी को घुमाने ले जाती। सभ्यता के इस विचार से प्रेरित होकर इस घर की मालकिन की लड़की मुझे वेंटनर के आसपास की सुंदर पहाड़ियों पर ले गई। वैसे मेरी चाल कुछ धीमी नहीं थी, पर उसकी चाल मुझसे भी तेज थी, इसलिए मुझे उसके पीछे पीछे घिसटना पड़ा। वो तो रास्ते भर बातों के फव्वारे उड़ाती चली, जबकि मेरे मुंह से कभी हाँ और कभी ना की आवाज भर निकलती थी। बहुत हुआ तो कितना सुंदर है कह देता, इससे ज्यादा न बोल पाता। पर वो तो हवा में उड़ती जाती और मैं ये सोचता कि वापस घर कब पहुंचूंगा। फिर भी ये कहने की हिम्मत न पड़ती कि चलो अब लौट चलें। इतने में हम एक पहाड़ी की चोटी पर जा खड़े हुए। अब उतरा कैसे जाए? अपने ऊंची एड़ी वाले बूटों के बावजूद 20-25 साल की वो रमणी बिजली की तरह ऊपर से नीचे उतर गई, जबकि मैं शर्मिंदा होकर अभी यही सोच रहा था कि ये ढाल से कैसे उतरूं। वो नीचे खड़ी हंसती है, मुझे हिम्मत बंधाती है, ऊपर आकर हाथ का सहारा देकर नीचे ले जाने को कहती है। मैं इतना पस्त हिम्मत तो कैसे बनता। मुश्किल से पैर जमाता हुआ, कहीं कुछ बैठता हुआ मैं नीचे उतरा। उसने मजाक में शाबाश कहकर मुझ शर्माए हुए को अधिक शर्मिंदा कर दिया। इस तरह के मजाक से मुझे शर्मिंदा करने का उसे हक था, लेकिन हर जगह मैं ऐसे किस तरह बच पाता। ईश्वर मेरे अंदर के असत्य का विष निकालना चाहता था। वेंटनर की तरह ही ब्राइटन भी समुद्री किनारे हवाखोरी का मकाम है। एक बार मैं वहां गया। जिस होटल में मैं ठहरा था, उसमें साधारण खुशहाल स्थिति की एक विधवा बूढ़िया भी हवाखोरी के लिए आकर टिकी थी। ये मेरा पहले वर्ष का समय था, वेंटनर के पहले का। यहाँ सूची में खाने की सभी चीजों के नाम फ्रेंच भाषा में लिखे थे। मैं उन्हें समझता न था। मैं बुढ़िया के पास वाली मेज पर ही बैठा था। बुढ़िया ने देखा कि मैं अजनबी हूं और कुछ परेशानी में भी उसने बातचीत शुरू की। तुम अजनबी से मालूम होते हो, किसी परेशानी में भी हो, अभी तक कुछ खाने को भी नहीं मंगाया। मैं भोजन के पदार्थों की सूची पढ़ रहा था और परोसने वाले से पूछने की तैयारी कर रहा था। इसलिए मैंने उस भद्र महिला को धन्यवाद दिया और कहा, यह सूची मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं अन्नाहारी हूं, इसलिए यह जानना जरूरी है कि इनमें से कौन सी चीजें निर्दोष हैं। उस महिला ने कहा, तो लो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं और सूची समझा देती हूं। तुम्हारे खाने लायक चीजें मैं तुम्हें बता सकूंगी। मैंने धन्यवाद पूर्वक उसकी सहायता स्वीकार की। यहां से हमारा जो संबंध जुड़ा, वो मेरे विलायत में रहने तक और उसके बाद भी बरसों तक बना रहा। उसने मुझे लंदन का अपना पता दिया और हर रविवार को अपने घर भोजन के लिए आने का न्योता। वो दूसरे अवसरों पर भी मुझे अपने यहाँ बुलाती थी। प्रयत्न करके मेरा शर्मीलापन छुड़ाती थी। जवान स्त्रियों से जान पहचान कराती थी और उनसे बातचीत करने को ललचाती थी। वो अपने घर रहने वाली एक स्त्री के साथ बहुत बातें करवाती थी। कभी कभी वो हमें अकेला भी छोड़ देती थी। आरंभ में मुझे ये सब कुछ बहुत कठिन लगा। बात करना सूझता न था। विनोद भी क्या किया जाए। पर वो बुढ़िया मुझे प्रवीण बनाती रही। मैं तालीम पाने लगा, हर रविवार की राह देखने लगा। उस स्त्री के साथ बातें करना भी मुझे अच्छा लगने लगा और वो बुढ़िया मुझे लुभाती जाती। उसे इस संग में रस आने लगा था। उसने तो हम दोनों का ही हित चाहा होगा। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा, क्या ही अच्छा होता अगर मैं इस भद्र महिला से अपने विवाह की बात कह देता। उस दशा में क्या वो चाहती कि किसी के साथ मेरा ही ब्याह हो? अब भी देर नहीं हुई है। मैं सच सच कह दूं तो अधिक संकट से बच जाऊंगा। ये सोचकर मैंने उसे एक पत्र लिखा। अपनी स्मृति के आधार पर नीचे उसका सार देता हूं। जब से हम ब्राइटन में मिले, आप मुझ पर प्रेम रखती रही हैं। माँ जिस तरह अपने बेटे की चिंता रखती हैं, उसी तरह आप मेरी चिंता रखती हैं। आप तो ये भी मानती हैं कि मुझे ब्याह करना चाहिए और इसी ख्याल से आप मेरा परिचय युवतियों से करवाती हैं। ऐसे संबंध के अधिक आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे ये कहना चाहिए कि मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं हूं। मैं आपके घर आने लगा तभी मुझे आपसे ये कह देना चाहिए था कि मैं विवाहित हूं। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के जो विद्यार्थी विवाहित होते हैं, वे इस देश में अपने ब्याह की बात प्रकट नहीं करते। इससे मैंने भी उस रिवाज का अनुकरण किया। पर अब मैं देखता हूं कि मुझे अपने विवाह की बात बिल्कुल नहीं छिपानी चाहिए थी। मुझे साथ ही ये भी कह देना चाहिए था कि मेरा ब्याह बचपन में हुआ है और मेरे एक लड़का भी है। आपसे इस बात को छिपाने का मुझे बहुत दुख होता है, पर अब भगवान ने सच कह देने की हिम्मत दी है। इससे मुझे आनंद होता है। क्या आप मुझे माफ करेंगी? जिस बहन के साथ आपने मेरा परिचय करवाया है, उनके साथ मैंने कभी कोई अनुचित छूट नहीं ली। इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मुझे इस बात का पूरा पूरा ख्याल है कि मुझे ऐसी छूट नहीं लेनी चाहिए,
पर आप तो स्वाभाविक रूप से ये चाहती हैं कि किसी के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए। आपके मन में ये बात आगे न बढ़े, इसके लिए भी मुझे आपके सामने सत्य प्रकट कर देना चाहिए। यदि इस पत्र के मिलने पर आप मुझे अपने यहाँ आने के लिए अयोग्य समझेंगी तो मुझे उसका जरा भी बुरा नहीं लगेगा। आपकी ममता के लिए तो मैं आपका चिर ऋणी बन चुका हूँ। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि अगर आप मेरा त्याग न करेंगी तो मुझे खुशी होगी। यदि अब भी आप मुझे अपने घर आने योग्य मानेंगी तो उसे मैं आपके प्रेम की एक नई निशानी समझूंगा और उस प्रेम के योग्य बनने का सदा प्रयत्न करता रहूंगा। लगभग लौटती डाक से मुझे उस विधवा बहन का उत्तर मिला। उसने लिखा था, खुले दिल से लिखा तुम्हारा पत्र मिला। हम दोनों खुश हुई और खूब हंसी। तुमने जिस असत्य से काम लिया वो तो क्षमा के योग्य ही है, पर तुमने अपनी सही स्थिति प्रकट कर दी, ये अच्छा ही हुआ। मेरा न्योता कायम है। अगले रविवार को हम अवश्य तुम्हारी राह देखेंगी, तुम्हारे बाल विवाह की बातें सुनेंगी और तुम्हारा मजाक उड़ाने का आनंद भी लूटेंगी। विश्वास रखो, हमारी मित्रता तो जैसी थी वैसी ही रहेगी। इस प्रकार मैंने अपने अंदर घुसे हुए असत्य के विष को बाहर निकाल दिया और फिर तो अपने विवाह आदि की बात करने में मुझे कभी घबराहट नहीं हुई। विभिन्न धर्मों से परिचय। विलायत में रहते हुए 2 थियासॉफिस्ट मित्रों से मेरी पहचान हुई। दोनों सगे भाई थे और अविवाहित थे। उन्होंने मुझसे गीता की चर्चा की। वे एडविन आर्नल्ड का गीता का अनुवाद पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे अपने साथ संस्कृत में गीता पढ़ने का न्योता दिया। मैंने गीता संस्कृत में या मातृभाषा में पढ़ी ही नहीं थी। मुझे उनसे कहना पड़ा कि मैंने गीता नहीं पढ़ी है, पर मैं उसे आपके साथ पढ़ने को तैयार हूं। इस प्रकार मैंने उन भाइयों के साथ गीता पढ़ना शुरू किया। गीता के श्लोकों का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा। उनकी भनक मेरे कान में गूंजती रही। उस समय मुझे लगा कि भगवत गीता अमूल्य ग्रंथ है। ये मान्यता धीरे धीरे बढ़ती गई और आज तत्व ज्ञान के लिए मैं उसे सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। निराशा के समय में इस ग्रंथ ने मेरी अमूल्य सहायता की है। मैं इसके लगभग सभी अनुवाद पढ़ चुका हूँ, पर एडविन आर्नल्ड का अंग्रेजी अनुवाद मुझे श्रेष्ठ प्रतीत होता है। उसमें मूल ग्रंथ के भाव की रक्षा की गई है, फिर भी वो ग्रंथ अनुवाद जैसा नहीं लगता। इस बार मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता। मेरे नित्य पाठ का ग्रंथ तो वो कई वर्षों के बाद बना। इन्हीं दिनों एक अन्नाहारी छात्रावास में मुझे मैनचेस्टर के एक ईसाई सज्जन मिले। उन्होंने मुझसे ईसाई धर्म की चर्चा की। मैंने उन्हें राजकोट का अपना संस्मरण सुनाया। वे सुनकर दुखी हुए और उन्होंने कहा, मैं स्वयं अन्नाहारी हूँ, मद्यपान भी नहीं करता। ये सच है कि बहुत से ईसाई मांस खाते हैं और शराब पीते हैं, पर इस धर्म में 2 में से एक भी वस्तु का सेवन करना कर्तव्य रूप नहीं है। मेरी सलाह है कि आप बाइबल पढ़ें। मैंने उनकी ये सलाह मान ली। उन्होंने बाइबल खरीदकर मुझे दी। मेरा कुछ ऐसा ख्याल था कि वे भाई खुद ही बाइबल बेचते थे। उन्होंने नक्शों और विषय सूची आदि से युक्त बाइबल मुझे बेची। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, पर मैं पुराना इकरार, ओल्ड टेस्टामेंट तो पढ़ ही न सका। जेनेसिस सृष्टि रचना के प्रकरण के बाद तो पढ़ते समय मुझे नींद ही आ जाती। मुझे याद है कि मैंने बाइबल पढ़ी है, ये कह सकने के लिए मैंने बिना रस के और बिना समझे दूसरे प्रकरण बहुत कष्टपूर्वक पढ़े। नंबर्स नामक प्रकरण पढ़ते पढ़ते तो मेरा जी उचाट हो गया। पर जब एक नए इकरार, न्यू टेस्टामेंट पर मेरा ध्यान आया तो कुछ और ही असर हुआ। ईसा के गिरी प्रवचन का मुझ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मैंने उसे हृदय में बसा लिया। बुद्धि ने गीता के साथ उसकी तुलना की। जो तुझसे कुर्ता मांगे उसे अंगरखा भी दे दे, जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे बायां गाल भी उसके सामने कर दे। ये पढ़कर मुझे अपार आनंद हुआ। श्यामल भट्ट के छप्पई की याद आ गई। मेरे बाल मन ने गीता, आर्नल्ड कृत बुद्धत गीता और ईसा के वचनों का एकीकरण किया। मन को ये बात जच गई कि त्याग में धर्म है। इस वाचन से दूसरे धर्माचार्यों की जीवनियां पढ़ने की भी इच्छा हुई। किसी मित्र ने कार्लाइल की विभूतियां और विभूति पूजा, हीरोज एंड हीरो वर्शिप पढ़ने की सलाह दी। उसमें से मैंने पैगंबर हजरत मोहम्मद का प्रकरण पढ़ा और मुझे उनकी महानता, वीरता और तपश्चर्या का पता चला। मैं धर्म के इस परिचय से आगे न बढ़ सका। अपनी परीक्षा की पुस्तकों के अलावा दूसरा कुछ पढ़ने की फुर्सत में ज्यादा नहीं निकाल सका, पर मेरे मन ने यह निश्चय किया कि मुझे धर्म पुस्तकें पढ़नी चाहिए और सब मुख्य धर्मों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। निर्बल के बलराम। बौद्धिक धर्म ज्ञान के इस मिथ्यापन का अनुभव मुझे विलायत में हुआ। पहले भी मैं ऐसे संकटों में से बच गया था, पर उनका पृथक्करण नहीं किया जा सकता। कहना होगा कि उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी।
अब तो मेरी उम्र 20 साल की थी। मैं गृहस्थाश्रम का ठीक ठीक अनुभव ले चुका था। बहुत करके मेरे विलायत निवास के आखिरी साल में यानी 1890 के साल में पोर्ट्समर्थ में अन्नाहारियों का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें मुझे और एक हिंदुस्तानी मित्र को निमंत्रित किया गया था। हम दोनों वहां पहुंचे। हमें एक महिला के घर ठहराया गया। पोर्ट्समर्थ खलासियों का बंदरगाह कहलाता है। वहां बहुतेरे घर दुराचारिणी स्त्रियों के होते हैं। वे स्त्रियां वैश्या नहीं होती, न निर्दोष ही होती हैं। ऐसे ही एक घर में हम लोग टिके थे। इसका ये मतलब नहीं कि स्वागत समिति ने जानबूझकर ऐसे घर ठीक किए थे। रात पड़ी, हम सभा से घर लौटे। भोजन के बाद ताश खेलने बैठे। विलायत में अच्छे भले घरों में भी इस तरह गृहिणी मेहमानों के साथ ताश खेलने बैठती है। ताश खेलते हुए निर्दोष विनोद तो सब कोई करते हैं, लेकिन यहाँ तो विभत्स विनोद शुरू हुआ। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथी इसमें निपुण हैं। मुझे इस विनोद में रस आने लगा। मैं भी इसमें शरीक हो गया। वाणी में से क्रिया में उतरने की तैयारी में था। ताश एक तरफ धरे ही जा रहे थे, लेकिन मेरे भले साथी के मन में राम बसे। उन्होंने कहा, अरे तुम में ये कलयुग कैसा? ये तुम्हारा काम नहीं, तुम यहां से भागो। मेरा ख्याल है कि पर स्त्री को देखकर विकारवश होने और उसके साथ रंगरेलिया करने की इच्छा पैदा होने का मेरे जीवन में ये पहला प्रसंग था। उस रात मैं सो नहीं सका। अनेक प्रकार के विचारों ने मुझ पर हमला किया। घर छोड़ दूं, भाग जाऊं, मैं कहां हूं? अगर मैं सावधान न रहूं तो मेरी क्या गत हो? मैंने खूब चौकन्ना रहकर बरतने का निश्चय किया। ये सोच लिया कि घर तो नहीं छोड़ना है, पर जैसे भी बने पोर्ट्समर्थ जल्दी ही छोड़ देना है। सम्मेलन 2 दिन से अधिक चलने वाला न था, इसलिए जैसा कि मुझे याद है, मैंने दूसरे ही दिन पोर्ट्समर्थ छोड़ दिया। मेरे साथी पोर्ट्समर्थ में कुछ दिन के लिए रुके। उन दिनों मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है और वो हम में किस प्रकार काम करता है। उस समय तो लौकिक दृष्टि से मैं यही समझा था कि ईश्वर ने मुझे बचा लिया, पर मुझे विविध क्षेत्रों में ऐसे अनुभव हुए हैं। मैं जानता हूं कि ईश्वर ने बचाया वाक्य का अर्थ आज मैं अच्छी तरह समझने लगा हूं। बैरिस्टर के रूप में भारत वापसी। परीक्षाएं पास करके मैं 10 जून सन 1891 के दिन बैरिस्टर कहलाया। 11 जून को 2.5 शिलिंग देकर इंग्लैंड के हाईकोर्ट में अपना नाम दर्ज कराया और 12 जून को हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। पर मेरी निराशा और मेरे भय की कोई सीमा न थी। मैंने अनुभव किया कि कानून तो मैं निश्चय सीख चुका हूं, पर ऐसी कोई भी चीज मैंने नहीं सीखी जिससे मैं वकालत कर सकूं। बैरिस्टर कहलाना आसान मालूम हुआ, पर बैरिस्टरी करना मुश्किल। कानून पढ़ा, पर वकालत करना न सीखा। कानून में मैंने कई धर्म सिद्धांत पढ़े जो अच्छे लगे। पढ़े हुए कानूनों में हिंदुस्तान के कानून का तो नाम तक न था। मैं ये जान ही न पाया कि हिंदू शास्त्र और इस्लामी कानून कैसे हैं। न ही मैंने अर्जी और दावा तैयार करना सीखा। मैं बहुत परेशान हुआ। फिरोज शाह मेहता का नाम मैंने सुना था। वे अदालतों में सिंह की तरह गर्जना करते थे। विलायत में उन्होंने ये कला कैसे सीखी होगी? दादा भाई नौरोजी के नाम एक पत्र मेरे पास था। उस पत्र का उपयोग मैंने देर में किया। ऐसे महान पुरुष से मिलने जाने का मुझे क्या अधिकार था? आखिर मैंने उन्हें अपने पास का सिफारिशी पत्र देने की हिम्मत की। मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहो और कोई सलाह लेना चाहो तो जरूर मिलना। पर मैंने उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं दिया। किसी भारी कठिनाई के सिवा उनका समय लेना मुझे पाप जान पड़ा। इसलिए उक्त मित्र की सलाह मानकर दादा भाई के सम्मुख अपनी कठिनाइयां रखने की मेरी हिम्मत न पड़ी। निराशा में तनिक सी आशा का पुट लेकर मैं कांपते पैरों से आसाम जहाज से बंबई के बंदरगाह पर उतरा। उस समय बंदरगाह में समुद्र क्षुब्ध था, इस कारण बड़ी नाव में बैठकर किनारे पर आना पड़ा। भाग 2। रायचंद भाई। मैं मां के दर्शनों के लिए अधीर हो रहा था। जब हम घाट पर पहुंचे, मेरे बड़े भाई वहां मौजूद थे। उन्होंने डॉक्टर मेहता से और उनके बड़े भाई से पहचान कर ली थी। डॉक्टर मेहता का आग्रह था कि मैं उनके घर ही ठहरूं, इसलिए मुझे वही ले गए। इस प्रकार जो संबंध विलायत में जुड़ा था वो देश में कायम रहा और अधिक दृढ़ बनकर दोनों कुटुंबों में फैल गया। माता के स्वर्गवास का मुझे कुछ पता न था। घर पहुंचने पर मुझे इसकी खबर दी गई और स्नान कराया गया। मुझे यह खबर विलायत में ही मिल सकती थी, पर आघात को हल्का करने के विचार से बंबई पहुंचने तक मुझे इसकी कोई खबर न देने का निश्चय बड़े भाई ने कर रखा था। सांसारिक जीवन प्रवेश। मेरी समुद्र यात्रा को लेकर जाति का झगड़ा मौजूद था। उसमें 2 तड़ें पड़ गई थीं। एक पक्ष ने मुझे तुरंत जाति में ले लिया और दूसरा न लेने पर डटा रहा।
जाति की जिस तड़ से मैं बहिष्कृत रहा, उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न मैंने कभी नहीं किया। न मैंने जाति के किसी मुखिया के प्रति मन में कोई रोष रखा। उनमें मुझे तिरस्कार से देखने वाले लोग भी थे, उनके साथ भी मैं नम्रता का ही बर्ताव करता था। जाति के बहिष्कार संबंधी कानून का मैं संपूर्ण आदर करता था। अपने सास ससुर के घर अथवा अपनी बहन के घर में पानी तक न पीता था। वे छिपे तौर पर पिलाने को तैयार भी होते, पर जो काम खुले तौर पर न किया जा सके, उसे छिप कर करने के लिए मेरा मन तैयार न हुआ। मेरे इस व्यवहार का परिणाम ये हुआ कि जाति की ओर से मुझे कभी कोई कष्ट नहीं दिया गया। यही नहीं, बल्कि आज तक मैं जाति के एक विभाग में विधिवत बहिष्कृत माना जाता हूँ। फिर भी उनकी ओर से मैंने सम्मान और उदारता का ही अनुभव किया है। उन्होंने मेरे कार्य में मुझे मदद भी दी है और मुझसे ये आशा तक न रखी कि जाति के लिए मैं कुछ न कुछ करूं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये मधुर फल मेरे अप्रतिकार का ही परिणाम है। यदि मैंने जाति में सम्मिलित होने की खटपट की होती, अधिक तड़ें पैदा करने का प्रयत्न किया होता, जाति वालों को छेड़ा या चिढ़ाया होता, तो अवश्य वे मेरा विरोध करते और मैं विलायत से लौटते ही उदासीन और अलिप्त रहने के स्थान पर खटपट के फंदे में फंस जाता और केवल मिथ्या तत्व का पोषण करने वाला बन जाता। पत्नी के साथ मेरा संबंध अब भी जैसा मैं चाहता था वैसा बना नहीं था। विलायत जाकर भी मैं अपने ईर्ष्यालु स्वभाव को छोड़ नहीं पाया था। हर बात में मेरा छिद्रान्वेषण और मेरा संशय वैसा ही बना रहा। इससे मैं अपनी मनोकामनाएं पूरी न कर सका। पत्नी को अक्षर ज्ञान तो होना ही चाहिए। मैंने सोचा था कि ये काम मैं स्वयं करूंगा, पर मेरी विषयासक्ति ने मुझे ये काम करने ही न दिया और अपनी इस कमजोरी का गुस्सा मैंने अपनी पत्नी पर उतारा। राजकोट में तुरंत धंधा शुरू करता हूं तो हंसी होती है। मेरे पास ज्ञान तो इतना भी न था कि राजकोट में पास हुए वकील के मुकाबले में खड़ा हो सकूं। तिस पर फीस उससे 10 गुनी लेने का दावा। कौन मूर्ख मुवक्किल मुझे काम देता? अथवा कोई ऐसा मूर्ख मिल भी जाए तो क्या मैं अपने अज्ञान में धृष्टता और विश्वासघात की वृद्धि करके अपने ऊपर संसार का ऋण और बढ़ा लूं? मित्रों की ये सलाह रही कि मुझे कुछ समय के लिए बंबई जाकर हाईकोर्ट की वकालत का अनुभव प्राप्त करना और हिंदुस्तान के कानून का अध्ययन करना चाहिए, और कोई मुकदमा मिल सके तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं बंबई के लिए रवाना हुआ, लेकिन मैं 4-5 महीने से अधिक बंबई में रह ही न सकता था, क्योंकि खर्च बढ़ता जाता था और आमदनी कुछ भी न थी। इस तरह मैंने सांसारिक जीवन में प्रवेश किया। बैरिस्टरी मुझे अखरने लगी। आडंबर अधिक, कुशलता कम, जवाबदारी का ख्याल मुझे दबोच रहा था। पहला मुकदमा। इतने में मुझे मम्मी बाई का मुकदमा मिला। स्मॉल कॉज कोर्ट यानी छोटी अदालत में जाना था। मुझसे कहा गया कि दलाल को कमीशन देना। मैंने साफ इनकार कर दिया, पर फौजदारी अदालत के सुप्रसिद्ध वकील जो हर महीने 3-4 हजार कमाते हैं, वो भी कमीशन तो देते हैं। मुझे कौन सी उनकी बराबरी करनी है? मुझे तो हर महीने 300 रुपए मिल जाएं तो काफी हैं। पिताजी को कौन से इससे अधिक मिलते थे? पर वो जमाना लद गया। बंबई का खर्च बढ़ा है, तुम्हें व्यवहार की दृष्टि से भी सोचना चाहिए। ये सुनने के बावजूद मैं टस से मस न हुआ। कमीशन मैंने नहीं ही दिया। फिर भी मम्मी बाई का मुकदमा तो मुझे मिला। मुकदमा आसान था। मुझे ब्रीफ के यानी मेहनताने के 30 रुपए मिले। मुकदमा एक दिन से ज्यादा चलने वाला न था। मैंने पहली बार स्मॉल कॉज कोर्ट में प्रवेश किया। मैं प्रतिवादी की तरफ से था, इसलिए मुझे जिरह करनी थी। मैं खड़ा तो हुआ, पर पैर कांपने लगे और सिर चकराने लगा। मुझे ऐसा लगा मानो अदालत घूम रही है। सवाल कुछ सूझते ही न थे। जज हंसा होगा, वकीलों को तो मजा आया ही होगा, पर मेरी आंखों के सामने तो अंधेरा था। मैं देखता क्या? मैं बैठ गया। दलाल से कहा, मुझसे ये मुकदमा नहीं चलेगा, आप पटेल को सौंपिए। मुझे दी हुई फीस वापस ले लीजिए। पटेल को उसी दिन के 51 रुपए देकर वकील किया गया। उनके लिए तो वो एक बच्चों का खेल था। मैंने सोचा कि मैं शिक्षक का काम तो अवश्य ही कर सकता हूँ। मैंने अंग्रेजी का अभ्यास काफी किया था। अतएव मैंने सोचा कि यदि किसी हाई स्कूल में मैट्रिक की कक्षा में अंग्रेजी सिखाने का काम मिल जाए तो कर लूं। खर्च का गड्ढा कुछ तो भरे। मैंने अखबारों में विज्ञापन पढ़ा। आवश्यकता है अंग्रेजी शिक्षक की, प्रतिदिन 1 घंटे के लिए, वेतन 75 रुपए। ये एक प्रसिद्ध हाई स्कूल का विज्ञापन था। मैंने प्रार्थना पत्र भेजा। मुझे प्रत्यक्ष मिलने की आज्ञा हुई। मैं बड़ी उमंगों के साथ मिलने गया, पर जब आचार्य को पता चला कि मैं बीए नहीं हूं तो उन्होंने मुझे खेदपूर्वक विदा कर दिया। पहला आघात। बंबई से निराश होकर मैं राजकोट पहुंचा। वहां अलग दफ्तर खोला। गाड़ी कुछ चली। अर्जियां लिखने का काम मिलने लगा और हर महीने औसत 300 रुपए की आमदनी होने लगी।
अर्जी दावे लिखने का ये काम मुझे मेरी होशियारी के कारण नहीं मिलने लगा था। कारण था वसीला। बड़े भाई के साथ काम करने वाले वकील की वकालत जमी हुई थी। उनके पास जो बहुत महत्व के अर्जी दावे आते अथवा जिन्हें वे महत्व का मानते, उनका काम तो बड़े बैरिस्टर के पास ही जाता। उनके गरीब मुवक्किलों के अर्जी दावे लिखने का काम मुझे मिलता था। पोरबंदर के भूतपूर्व राणा साहब को गद्दी मिलने से पहले मेरे भाई उनके मंत्री और सलाहकार थे। उन पर इस आशय का आरोप लगाया गया कि उन दिनों उन्होंने राणा साहब को गलत सलाह दी थी। उस समय के पॉलिटिकल एजेंट के पास ये शिकायत पहुंची और मेरे भाई के बारे में उनका ख्याल खराब हो गया। इस अधिकारी से मैं विलायत में मिला था। कह सकता हूं कि वहां उन्होंने मुझसे अच्छी दोस्ती कर ली थी। भाई ने सोचा कि इस परिचय का लाभ उठाकर मुझे पॉलिटिकल एजेंट से 2 शब्द कहने चाहिए और उन पर जो खराब असर पड़ा है उसे मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा मुझको विलायत के नहीं के समान परिचय का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अगर मेरे भाई ने कोई बुरा काम किया है तो सिफारिश से क्या होगा? अगर नहीं किया है तो वे विधिवत प्रार्थना पत्र भेजें अथवा अपनी निर्दोषता पर विश्वास रखकर निर्भय रहें। ये दलील भाई के गले न उतरी। उन्होंने कहा, तुम काठियावाड़ को नहीं जानते। दुनियादारी अभी तुम्हें सीखनी है। यहाँ तो वसीले से सारे काम चलते हैं। तुम्हारे समान भाई परिचित अधिकारी से सिफारिश के 2 शब्द कहने का मौका आने पर दूर हट जाएं तो ये उचित नहीं कहा जाएगा। मैं भाई की इच्छा को टाल नहीं सका। अपनी मर्जी के खिलाफ मैं गया। अफसर के पास जाने का मुझे कोई अधिकार न था। मुझे इसका ख्याल था कि जाने से मेरा स्वाभिमान नष्ट होगा। फिर भी मैंने उनसे मिलने का समय मांगा। मुझे समय मिला और मैं मिलने गया। पुराने परिचय का स्मरण कराया, परंतु मैंने तुरंत ही देखा कि विलायत और काठियावाड़ में फर्क है। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अफसर और छुट्टी पर गए हुए अफसर में भी फर्क होता है। अधिकारी ने परिचय की बात मान ली, पर इसके साथ ही वो और अधिक अकड़ गया। मैंने उसकी अकड़ में देखा और आंखों में पढ़ा, मानो वे कह रही हों कि तुम उस परिचय का लाभ उठाने तो यहां नहीं आए हो ना। ये समझते हुए भी मैंने अपनी बात शुरू की। साहब अधीर हो गए। बोले, तुम्हारे भाई प्रपंची हैं। मैं तुमसे ज्यादा बातें सुनना नहीं चाहता। मुझे समय नहीं है। तुम्हारे भाई को कुछ कहना हो तो वे विधिवत प्रार्थना पत्र दें। ये उत्तर पर्याप्त था, यथार्थ था, पर गरज तो बावली होती है ना। मैं अपनी बात कहे जा रहा था। साहब उठे और उन्होंने कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए। मैंने कहा, पर मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए। साहब खूब चिढ़ गए। बोले, चपरासी इसे दरवाजा दिखाओ। हुजूर कहता हुआ चपरासी दौड़ा आया। मैं तो अब भी कुछ बड़बड़ा ही रहा था। चपरासी ने मुझे हाथ से धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। साहब गए, चपरासी गया। मैं चला, अकुलाया और खींचा। मैंने तुरंत एक पत्र घसीटा। आपने मेरा अपमान किया है, चपरासी के जरिए मुझ पर हमला किया है। आप माफी नहीं मांगेंगे तो मैं आप पर मानहानि का विधिवत दावा करूंगा। मैंने ये चिट्ठी भेजी। थोड़ी ही देर में साहब का सवार जवाब दे गया। उसका सार ये था, तुमने मेरे साथ असभ्यता का व्यवहार किया। जाने के लिए कहने पर भी तुम नहीं गए। इससे मैंने जरूर अपने चपरासी को तुम्हें दरवाजा दिखाने के लिए कहा। चपरासी के कहने पर भी जब तुम दफ्तर से बाहर नहीं गए, तब उसने तुम्हें दफ्तर से बाहर कर देने के लिए आवश्यक बल का उपयोग किया। तुम्हें जो करना हो सो करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। ये जवाब जेब में डालकर मैं मुंह लटकाए घर लौटा। भाई को सारा हाल सुनाया। वे दुखी हुए, पर वे मुझे तसल्ली क्या देते। मैंने वकील मित्रों से चर्चा की। मैं कौन दावा दायर करना चाहता था। उन दिनों सर फिरोज शाह मेहता अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में राजकोट आए हुए थे। मेरे जैसा नया बैरिस्टर उनसे कैसे मिल सकता था, पर उन्हें बुलाने वाले वकील के द्वारा पत्र भेजकर मैंने उनकी सलाह पुछवाई। उनका उत्तर था, गांधी से कहिए ऐसे अनुभव तो सब वकील बैरिस्टरों को हुए होंगे। तुम अभी नए हो। विलायत की खुमारी अभी तुम पर सवार है। तुम अंग्रेज अधिकारियों को पहचानते नहीं हो। अगर तुम्हें सुख से रहना हो और 2 पैसे कमाने हो तो मिली हुई चिट्ठी फाड़ डालो और जो अपमान हुआ है उसे पी जाओ। मामला चलाने से तुम्हें 1 पाई का भी लाभ न होगा, उल्टे तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें अभी जीवन का अनुभव प्राप्त करना है। मुझे ये सिखावन जहर की तरह कड़वी लगी, पर उस कड़वी घूंट को पी जाने के सिवा मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। मैं अपमान को भूल तो न सका, पर मैंने उसका सदुपयोग किया। मैंने नियम बना लिया कि मैं कभी फिर अपने आप को ऐसी स्थिति में पड़ने नहीं दूंगा। इस तरह कभी किसी की सिफारिश न करूंगा। इस नियम का मैंने कभी उल्लंघन नहीं किया। इस आघात ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। दक्षिण अफ्रीका जाने की तैयारी। इस बीच मुझे काठियावाड़ के रियासती षड्यंत्रों का भी कुछ अनुभव हुआ। काठियावाड़ अनेक छोटे छोटे राज्यों का प्रदेश है।
यहाँ मुसद्दियों का बड़ा समाज होना स्वाभाविक ही था। राज्यों के बीच सूक्ष्म षड्यंत्र चलते पदों की प्राप्ति के लिए साजिशें होती। राजा कच्चे कान का और परवश रहता। साहबों के अर्दलियों तक की खुशामद की जाती। रिश्तेदार तो साहब से भी सवाया होता, क्योंकि वही तो साहब की आंख, कान और दुभाषिए का काम करता था। रिश्तेदार की इच्छा ही कानून थी। रिश्तेदार की आमदनी साहब की आमदनी से ज्यादा मानी जाती थी। संभव है इसमें अतिशयोक्ति हो, पर रिश्तेदार के अल्प वेतन की तुलना में उसका खर्च अवश्य ही अधिक होता था। ये वातावरण मुझे विष के जैसा प्रतीत हुआ। मैं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसकी चिंता मुझे बराबर बनी रहती। मैं उदासीन हो गया। भाई ने मेरी उदासीनता देखी। एक विचार ये आया कि कहीं नौकरी कर लूं तो मैं इन खटपटों से मुक्त रह सकता हूं। पर बिना खटपट के दीवान का या न्यायाधीश का पद कैसे मिल सकता था? वकालत करने में साहब के साथ झगड़ा बाधक बनता था। इसी बीच भाई के पास पोरबंदर की एक मेमन फर्म का संदेशा आया। दक्षिण अफ्रीका में हमारा व्यापार है, हमारी फर्म बड़ी है, वहां हमारा एक मुकदमा चल रहा है। 40,000 पौंड का दावा है। मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है। हमारे पास अच्छे से अच्छे वकील बैरिस्टर हैं। अगर आप अपने भाई को भेजें तो वे हमारी मदद करें और उन्हें भी कुछ मदद मिल जाए। वे हमारा मामला वकील को अच्छी तरह समझा सकेंगे। इसके सिवा वे नया देश देखेंगे और कई नए लोगों से उनकी जान पहचान होगी। मैंने पूछा, आप मेरी सेवाएं कितने समय के लिए चाहते हैं और आप मुझे क्या वेतन देंगे? हमें 1 साल से अधिक आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले दर्जे का मार्ग व्यय देंगे और निवास तथा भोजन खर्च के अलावा 105 पौंड देंगे। इसे वकालत नहीं कह सकते, ये नौकरी थी। पर मुझे तो जैसे भी बन पड़े हिंदुस्तान छोड़ना था। नया देश देखने को मिलेगा और अनुभव प्राप्त होगा सो अलग। भाई को 105 पौंड भेजूंगा तो घर का खर्च चलाने में कुछ मदद होगी। ये सोचकर मैंने वेतन के बारे में बिना कुछ झिकझिक किए ही सेठ अब्दुल करीम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मैं दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गया। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल के बंदरगाह को डरबन कहते हैं और नेटाल बंदरगाह के नाम से भी उसे पहचाना जाता है। मुझे लेने के लिए अब्दुल्ला सेठ आए थे। स्टीमर के घाट डक पर पहुंचने पर जब नेटाल के लोग अपने मित्रों को लेने स्टीमर पर आए, तभी मैं समझ गया कि यहाँ हिंदुस्तानियों की अधिक इज्जत नहीं है। अब्दुल्ला सेठ को पहचानने वाले उनके साथ जैसा बर्ताव करते थे, उसमें भी मुझे एक प्रकार की असभ्यता दिखाई पड़ी थी जो मुझे व्यथित करती थी। अब्दुल्ला सेठ इस असभ्यता को सह लेते थे। वे उसके आदी बन चुके थे। मुझे जो देखते वे कुछ कौतूहल की दृष्टि से देखते। अपनी पोशाक के कारण मैं दूसरे हिंदुस्तानियों से कुछ अलग पड़ जाता था। उस समय मैंने फ्रॉक कोट वगैरह पहना था और सिर पर बंगाली ढंग की पगड़ी पहनी हुई थी। अब्दुल्ला सेठ मुझे घर ले गए। उनके कमरे की बगल में एक कमरा था, सो उन्होंने मुझे दिया। न वे मुझे समझते न मैं उन्हें समझता। उन्होंने अपने भाई के दिए हुए पत्र पढ़े और वे ज्यादा घबराए। उन्हें जान पड़ा कि भाई ने तो उनके घर एक सफेद हाथी ही बांध दिया है। मेरा साहबी रहन सहन उन्हें खर्चीला मालूम हुआ। उस समय मेरे लिए कोई खास काम था नहीं। उनका मुकदमा तो ट्रांसवाल में चल रहा था। मुझे वहां तुरंत भेजकर वो क्या करते? इसके अलावा मेरी होशियारी या ईमानदारी का विश्वास भी किस हद तक किया जाए? प्रिटोरिया में वो मेरे साथ नहीं रह सकते थे। प्रतिवादी प्रिटोरिया में रहता था। मुझ पर उसका अनुचित प्रभाव पड़ जाए तो क्या होगा? यदि वे मुझे इस मुकदमे का काम न सौंपे तो दूसरे काम में तो उनके कारकुन मुझसे बहुत अच्छा कर सकते थे। कारकुनों की गलती हो तो उन्हें उलाहना दिया जा सकता था, पर अगर मैं गलती करूं तो काम या तो मुकदमे का था या फिर मुहर्रिर का। इसके अलावा कोई तीसरा काम न था। अतएव यदि मुकदमे का काम न सौंपा जाता तो मुझे घर बैठे खिलाने की नौबत आती। अब्दुल्ला सेठ बहुत कम पढ़े लिखे थे, पर उनके पास अनुभव का ज्ञान बहुत था। उनकी बुद्धि तीव्र थी और स्वयं उन्हें इसका भान था। रोज के अभ्यास से उन्होंने सिर्फ बातचीत करने लायक अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर अपनी इस अंग्रेजी के द्वारा वे अपना सब काम निकाल भी लेते थे। वे बैंक के मैनेजरों से बातचीत करते थे, यूरोपियन व्यापारियों के साथ सौदे कर लेते थे और वकीलों को अपने मामले समझा सकते थे। हिंदुस्तानी उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन दिनों उनकी फर्म हिंदुस्तानियों की फर्मों में सबसे बड़ी अथवा बड़ी फर्मों में से एक तो थी ही। अब्दुल्ला सेठ का स्वभाव वहमी था। उन्हें इस्लाम का अभिमान था। वे तत्व ज्ञान की चर्चा के शौकीन थे। अरबी नहीं जानते थे, फिर भी कहना होगा कि उन्हें कुरान शरीफ की और आम तौर पर इस्लाम के धार्मिक साहित्य की अच्छी जानकारी थी। दृष्टांत तो उन्हें कंठाग्र ही थे।
उनके साथ रहने से मुझे इस्लाम का काफी व्यवहारिक ज्ञान हो गया। हम एक दूसरे को पहचानने लगे। उसके बाद तो वो मेरे साथ बहुत धर्म चर्चा किया करते थे। वे दूसरे या तीसरे दिन मुझे डरबन की अदालत दिखाने ले गए। वहां कुछ जान पहचान करवाई। अदालत में मुझे अपने वकील के पास बिठाया। मजिस्ट्रेट मुझे बार बार देखता रहा। उसने मुझे पगड़ी उतारने के लिए कहा। मैंने इनकार किया और अदालत छोड़ दी। मेरे भाग्य में यहां भी लड़ाई ही बदी थी। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे पगड़ी उतारने का रहस्य समझाया। मुसलमानी पोशाक पहना हुआ आदमी अपनी मुसलमानी पगड़ी पहन सकता है, पर दूसरे हिंदुस्तानियों को अदालत में पैर रखते ही अपनी पगड़ी उतार लेनी चाहिए। इस सूक्ष्म भेद को समझाने के लिए मुझे कुछ तथ्यों की जानकारी देनी होगी। इन 2-3 दिनों में ही मैंने देख लिया था कि हिंदुस्तानी अफ्रीका में अपने अपने गुट बनाकर बैठ गए थे। एक भाग मुसलमान व्यापारियों का था। वे अपने आप को अरब कहते थे। दूसरा भाग हिंदू या पारसी कारकुनों, मुनीमों या गुमाश्तों का था। हिंदू कारकुन अधर में लटकते थे, कोई अरब में मिल जाते थे। पारसी अपना परिचय पर्शियन के नाम से देते थे। व्यापार के अलावा भी इन तीनों का आपस में थोड़ा बहुत संबंध अवश्य था। एक चौथा और बड़ा समुदाय तमिल, तेलुगु और उत्तरी हिंदुस्तान के गिरमिटिया तथा गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानियों का था। गिरमिट का अर्थ है वो इकरार यानी एग्रीमेंट, जिसके अनुसार उन दिनों गरीब हिंदुस्तानी 5 साल तक मजदूरी करने के लिए नेटाल जाते थे। गिरमिट एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश है। उसी से गिरमिटिया शब्द बना है। इस वर्ग के साथ दूसरों का व्यवहार केवल काम की दृष्टि से ही रहता था। अंग्रेज इन गिरमिट वालों को कुली के नाम से पहचानते थे, और चूंकि वे संख्या में अधिक थे, इसलिए वो दूसरे हिंदुस्तानियों को भी कुली कहते थे। कुली के बदले सामी भी कह देते थे। सामी ज्यादातर तमिल नामों के अंत में लगने वाला प्रत्यय है। सामी अर्थात स्वामी। स्वामी का मतलब तो मालिक हुआ। इसलिए जब कोई हिंदुस्तानी सामी शब्द से चिढ़ता और उसमें कुछ हिम्मत होती, तो वो अपने आप को सामी कहने वाले अंग्रेज से कहता, तुम मुझे सामी कहते हो, पर जानते हो सामी का मतलब मालिक होता है। मैं तुम्हारा मालिक तो हूं नहीं। ये सुनकर कोई अंग्रेज शर्मा जाता, कोई चिढ़कर गालियां देता और कोई कोई तो मारता भी, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो सामी शब्द निंदा सूचक ही हो सकता था। उसका अर्थ मालिक कहना तो उसे अपमानित करने के बराबर हो सकता था। इसलिए मैं कुली बैरिस्टर कहलाया। व्यापारी कुली व्यापारी कहलाते थे। कुली का मूल अर्थ मजदूर तो भुला दिया गया। मुसलमान व्यापारी ये शब्द सुनकर गुस्सा होता और कहता कि मैं कुली नहीं हूं, मैं तो अरबी हूं, अथवा मैं व्यापारी हूं। कोई थोड़ा विनयशील अंग्रेज होता तो ये सुनकर तुरंत माफी भी मांग लेता। ऐसी दशा में पगड़ी पहनने का प्रश्न एक महत्व का प्रश्न बन गया। पगड़ी उतारने का मतलब था अपमान सहन करना। मैंने तो सोचा कि मैं हिंदुस्तानी पगड़ी को विदा कर दूं और अंग्रेजी टोपी पहन लूं, ताकि उसे उतारने में अपमान न जान पड़े और मैं झगड़े से बच जाऊं। पर अब्दुल्ला सेठ को यह सुझाव अच्छा न लगा। उन्होंने कहा, अगर आप इस वक्त ये फेरफार करेंगे तो उससे अनर्थ होगा। जो दूसरे लोग देश की ही पगड़ी पहनना चाहेंगे, उनकी स्थिति नाजुक बन जाएगी। उसके अलावा आपको तो देसी पगड़ी ही शोभा देगी। आप अंग्रेजी टोपी पहनेंगे तो आपकी गिनती वेटरों में होगी। इन वाक्यों में दुनियावी समझदारी थी, देश का अभिमान था और थोड़ी संकुचितता भी थी। दुनियावी समझदारी तो स्पष्ट है, देश का अभिमान के बिना पगड़ी का आग्रह नहीं हो सकता, और संकुचितता के बिना वेटर का टीका संभव नहीं। गिरमिटिया हिंदुस्तानी, हिंदू, मुसलमान और ईसाई इन 3 भागों में बंटे हुए थे। जो गिरमिटिया हिंदुस्तानी ईसाई बन गए, उनकी संतान ईसाई कहलाई। सन 1893 में ये बड़ी संख्या में थे। वे सब अंग्रेजी पोशाक ही पहनते थे। उनका एक खासा हिस्सा होटलों में नौकरी करके अपनी आजीविका चलाता था। अब्दुल्ला सेठ के वाक्यों में अंग्रेजी टोपी की जो टीका थी, वो इन्हीं लोगों को लक्ष्य में रखकर की गई थी। इसके मूल में मान्यता ये थी कि होटल में वेटर का काम करना बुरा है। आज भी ये भेद बहुतों के मन में बसा हुआ है। कुल मिलाकर अब्दुल्ला सेठ की दलील मुझे अच्छी लगी। मैंने पगड़ी के किस्से को लेकर अपनी और पगड़ी के बचाव में समाचार पत्रों के नाम एक पत्र लिखा। अखबारों में मेरी पगड़ी की खूब चर्चा हुई। अनवेलकम विजिटर, अवांछित अतिथि, इस शीर्षक से अखबारों में मेरी चर्चा हुई और 3-4 दिन के अंदर ही अनायास में दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्धि पा गया। किसी ने मेरा पक्ष लिया और किसी ने मेरी धृष्टता की खूब निंदा की। मेरी पगड़ी तो फिर भी लगभग अंत तक बनी रही। प्रिटोरिया जाते हुए मैं डरबन में रहने वाले ईसाई हिंदुस्तानियों के संपर्क में भी तुरंत आ गया। वहां की अदालत के दुभाषिया मिस्टर पॉल रोमन कैथोलिक थे।
उनसे परिचय किया और प्रोटेस्टेंट मिशन के शिक्षक स्वर्गीय मिस्टर सुभान गाडफ्रे से भी परिचित हुआ। मैं इस प्रकार जान पहचान कर रहा था कि इतने में फर्म की वकील की तरफ से पत्र मिला कि मुकदमे की तैयारी की जानी चाहिए और खुद अब्दुल्ला सेठ को प्रिटोरिया जाना चाहिए अथवा किसी को वहां भेजना चाहिए। अब्दुल्ला सेठ ने वो पत्र मुझे पढ़ने को दिया और पूछा, आप प्रिटोरिया जाएंगे? मैंने कहा, मुझे मामला समझाइए तभी कुछ कह सकूंगा। अभी तो मैं नहीं जानता कि मुझे वहां क्या करना होगा। उन्होंने अपने मुनीमों से कहा कि वो मुझे मामला समझा दें। मैं 7वें या 8वें दिन डरबन से रवाना हुआ। मेरे लिए पहले दर्जे का टिकट कटाया गया। वहां रेल में सोने की सुविधा के लिए बिस्तर के लिए 5 शिलिंग का अलग से टिकट कटाना होता था। अब्दुल्ला सेठ ने उसे कटाने का आग्रह किया, पर मैंने हठवश, अभिमानवश और 5 शिलिंग बचाने के विचार से बिस्तर का टिकट कटाने का इनकार कर दिया। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे चेताया, देखिए, ये देश दूसरा है, हिंदुस्तान नहीं। खुदा की मेहरबानी है, आप पैसे की कंजूसी न कीजिए, आवश्यक सुविधा प्राप्त कर लीजिए। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और निश्चित रहने को कहा। ट्रेन लगभग 9 बजे नेटाल की राजधानी मैरिट्सबर्ग पहुंची। यहां बिस्तर दिया जाता था। रेलवे के किसी नौकर ने आकर पूछा, आपको बिस्तर की जरूरत है? मैंने कहा, मेरे पास अपना बिस्तर है। वो चला गया। इस बीच एक यात्री आया और उसने मेरी तरफ देखा। मुझे भिन्न वर्ण का पाकर वो परेशान हुआ, बाहर निकला और 1-2 अफसरों को लेकर आया। किसी ने मुझे कुछ न कहा। आखिर एक अफसर आया। उसने कहा, इधर आओ, तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। मैंने कहा, मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है। उसने जवाब दिया, इसकी कोई बात नहीं, मैं तुमसे कहता हूं कि आखिरी डिब्बे में जाओ। मैं कहता हूं कि मुझे इस डिब्बे में डरबन से बिठाया गया है और मैं इसी में जाने का इरादा रखता हूं, मैंने कहा। अफसर ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हें उतरना पड़ेगा और अगर न उतरे तो सिपाही तुम्हें उतार देगा। मैंने कहा, तो फिर सिपाही भले उतारें, मैं खुद तो नहीं उतरूंगा। सिपाही आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्का देकर नीचे उतार दिया। मेरा सामान उतार दिया। मैंने दूसरे डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया और ट्रेन चल दी। मैं वेटिंग रूम में बैठ गया, अपना हैंडबैग साथ में रखा। बाकी सामान को मैंने हाथ न लगाया। रेलवे वालों ने उसे कहीं रख दिया। सर्दी का मौसम था। दक्षिण अफ्रीका की सर्दी ऊंचाई वाले प्रदेशों में बहुत तेज होती है। मैरिट्सबर्ग इसी प्रदेश में था। इससे ठंड खूब लगी। मेरा ओवरकोट मेरे सामान में था, पर सामान मांगने की हिम्मत न हुई। फिर अपमान हो तो कैसे मांगता। ठंड से मैं कांपता रहा। कमरे में दिया भी न था। आधी रात के करीब एक यात्री आया। जान पड़ा कि वो कुछ बात करना चाहता था, पर मैं बात करने की मनः स्थिति में नहीं था। मैंने अपने धर्म का विचार किया। या तो मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए, नहीं तो जो अपमान हो उसे सहकर प्रिटोरिया पहुंचना चाहिए और मुकदमा खत्म करके देश लौट जाना चाहिए। मुकदमा अधूरा छोड़कर भागना नामर्दी होगी। मुझे जो कष्ट सहना पड़ा है सो तो ऊपरी कष्ट है, वो गहराई तक बैठे हुए महारोग का लक्षण है। ये महारोग है रंग द्वेष। यदि मुझ में इस गहरे रोग को मिटाने की शक्ति हो तो उस शक्ति का उपयोग मुझे करना चाहिए। ऐसा करते हुए स्वयं जो कष्ट सहने पड़े सो सब सहने चाहिए और उनका विरोध रंग द्वेष को मिटाने की दृष्टि से ही करना चाहिए। ये निश्चय करके मैंने दूसरी ट्रेन में जैसे भी हो आगे ही जाने का फैसला किया। सवेरे ही सवेरे मैंने जनरल मैनेजर को शिकायत का लंबा तार भेजा। दादा अब्दुल्ला को भी खबर भेजी। अब्दुल्ला सेठ तुरंत जनरल मैनेजर से मिले। जनरल मैनेजर ने अपने आदमियों के व्यवहार का बचाव किया, पर बतलाया कि मुझे बिना किसी रुकावट के मेरे स्थान तक पहुंचाने के लिए स्टेशन मास्टर को कहा गया है। अब्दुल्ला सेठ ने मैरिट्सबर्ग के हिंदू व्यापारियों को भी मुझसे मिलने और मेरी सुख सुविधा का ख्याल रखने का तार भेजा और दूसरे स्टेशनों पर भी इसी आशय के तार रवाना किए। इससे व्यापारी मुझे मिलने स्टेशन पर आए। उन्होंने अपने ऊपर पड़ने वाले कष्टों की कहानी मुझे सुनाई और मुझसे कहा कि आप पर जो बीती है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जब हिंदुस्तानी लोग पहले या दूसरे दर्जे में सफर करते हैं तो अधिकारियों और यात्रियों की तरफ से रुकावट खड़ी होती ही है। दिन ऐसी ही बातों को सुनने में बीता। रात पड़ी, ट्रेन आई। मेरे लिए जगह तैयार थी। बिस्तर का जो टिकट मैंने डरबन में कटाने से इनकार कर दिया था वो मैरिट्सबर्ग में कटाया। ट्रेन मुझे चार्ल्स टाउन की ओर ले चली। ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुंचती थी। उन दिनों चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं थी, घोड़ों की सिक्रम थी और बीच में एक रात स्टैंडर्टन में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिक्रम का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वो टिकट रद्द नहीं होता था।
सिवाय इसके अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था। इसलिए मुझे निरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी। यात्री सब सिक्रम के अंदर ही बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था, अजनबी दिखाई पड़ता था। इसलिए सिक्रम वाले की नीयत ये थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास न बिठाना पड़े तो अच्छा हो। सिक्रम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं 2 बैठकें थी। उनमें से एक पर सिक्रम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वो अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बिठाया। मैं समझ गया कि ये निरा अन्याय है, अपमान है, पर मैंने उस वक्त उस अपमान को पी जाना उचित समझा। मैं जोर जबरदस्ती से अंदर बैठ सकूं, ऐसी स्थिति मेरी नहीं थी। अगर तकरार में पड़ूं तो सिक्रम चली जाए और मेरा एक और दिन टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो तो देव ही जाने। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन ही मन बहुत झुंझलाया। लगभग 3 बजे सिक्रम मार्डिकोप पहुंची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वो बैठे। उसे सिगरेट पीनी थी, थोड़ी देर हवा भी खानी थी। इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वहीं कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पटिये पर बिछाकर मुझसे कहा, सामी तू यहां बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, इसलिए मैंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहां बिठाया, मैंने वो अपमान सहन कर लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहां बिठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बिठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूं, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को नहीं। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी। वो गोरा मेरी बाह पकड़कर मुझे खींचने लगा। बैठक के पास पीतल के सींखचे थे। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए, पर सींखचे न छोड़ूंगा। मुझ पर जो बीत रही थी वो अंदर बैठे हुए यात्री देख रहे थे। वो गोरा मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था, मार रहा था, पर मैं चुप था। वो बलवान था, मैं बलहीन। यात्रियों में से कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोले भी, अरे भाई, उस बेचारे को वहां बैठा रहने दो, उसे नाहक मारो मत, उसकी बात सच है, वहां नहीं तो उसे यहां अंदर हमारे पास बैठने दो। गोरे ने कहा, हरगिज नहीं, पर वो थोड़ा शर्मिंदा जरूर हुआ, अतएव उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बाह छोड़ दी। 2-4 गालियां ज्यादा दी, पर एक हॉटेटांट नौकर दूसरी तरफ बैठा था। उसे अपने पैरों के सामने बिठाकर वो खुद बाहर बैठा। यात्री अंदर बैठ गए, सीटी बजी, सिक्रम चली। मेरी छाती तो धड़क ही रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम पर पहुंच भी सकूंगा या नहीं। वो गोरा बराबर मेरी ओर घूरता रहा, अंगुली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रख, स्टैंडर्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। मैं गूंगों की तरह बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। रात हुई, स्टैंडर्टन पहुंचे। कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए, मुझे कुछ तसल्ली हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं, हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। मैं बहुत खुश हुआ। उनके साथ सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर पहुंचा। सेठ और उनके मुनीम गुमाश्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने उन्हें अपनी बीती बातें सुनाई। वे बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। मैं सिक्रम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी। उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और ये आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर जगह दी जाए। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेशा भेजा, स्टैंडर्टन से बड़ी सिक्रम जाती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वो कल नहीं रहेगा, आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार ही नहीं किया था, इसलिए मार का ये प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिक्रम पर ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी परेशानी के मैं उस रात जोहानिसबर्ग पहुंच गया। स्टैंडर्टन छोटा सा गांव है, जोहानिसबर्ग विशाल नगर। अब्दुल्ला सेठ ने तार तो वहां भी दे दिया था। मुझे मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान का नाम पता भी दिया था। उनका आदमी सिक्रम के पड़ाव पर पहुंचा था, पर न मैंने उसे देखा न वो मुझे पहचान सका। मैंने होटल में जाने का विचार किया। 2-4 होटलों के नाम जान लिए।
गाड़ी की और गाड़ीवान से कहा कि ग्रांड नेशनल होटल में ले चलो। वहां पहुंचने पर मैनेजर के पास जब मैं गया और जगह मांगी तो मैनेजर ने क्षण भर मुझे निहारा, फिर शिष्टाचार की भाषा में मुझसे कहा, मुझे खेद है, सब कमरे भरे पड़े हैं, और मुझे विदा कर दिया। इसलिए मैंने गाड़ी वाले से मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर ले चलने को कहा। वहां अब्दुल गनी सेठ मेरी राह देख रहे थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैंने होटल की अपनी बीती उन्हें बताई। वे खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, वो हमें होटल में कैसे ठहरने देंगे? मैंने पूछा, क्यों नहीं? सो तो आप कुछ दिन रहने के बाद जान जाएंगे। इस देश में तो हम ही रह सकते हैं, क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं। इसलिए नाना प्रकार के अपमान सहन करते हैं और पड़े हुए हैं। यूं कहकर उन्होंने ट्रांसवाल में हिंदुस्तानियों पर गुजरने वाले कष्टों का इतिहास कह सुनाया। इन अब्दुल गनी सेठ का परिचय हमें आगे और भी करना होगा। उन्होंने कहा, ये देश आपके समान लोगों के लिए नहीं है। देखिए, कल आपको प्रिटोरिया जाना है। वहां आपको तीसरे दर्जे में ही जगह मिलेगी। ट्रांसवाल में नेटाल से अधिक कष्ट हैं। यहां हमारे लोगों को पहले या दूसरे दर्जे का टिकट दिया ही नहीं जाता। मैंने कहा, आपने इसके लिए पूरी कोशिश नहीं की होगी। अब्दुल गनी सेठ बोले, हमने पत्र व्यवहार तो किया है, पर हमारे अधिकतर लोग पहले दूसरे दर्जे में बैठना भी कहाँ चाहते हैं। मैंने रेलवे के नियम मांगे, उन्हें पढ़ा। उनमें इस बात की गुंजाइश थी। ट्रांसवाल के मूल कानून सूक्ष्मता पूर्वक नहीं बनाए जाते थे। रेलवे के नियमों का तो पूछना ही क्या था। मैंने सेठ से कहा, मैं तो फर्स्ट क्लास में ही जाऊंगा, और वैसे न जा सका तो प्रिटोरिया यहां से 37 मील ही तो है, मैं वहां घोड़ा गाड़ी करके चला जाऊंगा। अब्दुल गनी सेठ ने उसमें लगने वाले खर्च और समय की तरफ मेरा ध्यान खींचा, पर मेरे विचार से वो सहमत हुए। मैंने स्टेशन मास्टर को पत्र भेजा। उसमें अपने बैरिस्टर होने की बात लिखी और साथ ही ये सूचित किया कि मैं हमेशा पहले दर्जे में ही सफर करता हूं। प्रिटोरिया तुरंत पहुंचने की आवश्यकता की तरफ उनका ध्यान खींचा और उन्हें लिखा कि उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने जितना समय मेरे पास नहीं रहेगा। अतएव पत्र का जवाब पाने के लिए मैं खुद ही स्टेशन पर पहुंचूंगा और पहले दर्जे के टिकट पाने की आशा रखूंगा। इसमें मेरे मन में थोड़ा पेच था। मेरा यह ख्याल था कि स्टेशन मास्टर लिखित उत्तर तो ना का ही देगा, फिर कुली बैरिस्टर कैसे रहते होंगे, इसकी भी वो कोई कल्पना न कर सकेगा। इसलिए अगर मैं पूरे साहबी ठाठ बाट में जाकर उनके सामने खड़ा रहूं और उनसे बात करूं तो वो समझ जाएंगे और शायद मुझे टिकट दे देंगे। अतएव मैं फ्रॉक कोट, नेक टाई वगैरह डालकर पहुंचा। स्टेशन मास्टर के सामने मैंने गिन्नी निकाल कर रखी और उनसे पहले दर्जे का टिकट मांगा। उसने कहा, आप ही ने मुझे चिट्ठी लिखी है? मैंने कहा, जी हाँ, यदि आप मुझे टिकट देंगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा। मुझे आज प्रिटोरिया पहुंचना ही चाहिए। स्टेशन मास्टर हंसा। उसे दया आई। वो बोला, मैं ट्रांसवालर नहीं हूं, मैं हॉलैंडर हूं। आपकी भावना को समझ सकता हूं। आपके प्रति मेरी सहानुभूति है। मैं आपको टिकट देना चाहता हूं, पर एक शर्त है। अगर रास्ते में गार्ड आपको उतार दे और तीसरे दर्जे में बिठाए तो आप मुझे फंसाइएगा नहीं, यानी आप रेलवे कंपनी पर दावा न कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपकी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो। आप सज्जन हैं, ये तो मैं देख ही सकता हूं। ये कहकर उसने टिकट काट दिया। मैंने उसका उपकार माना और उसे निश्चिंत किया। अब्दुल गनी सेठ मुझे विदा करने आए थे। ये कौतुक देखकर वो प्रसन्न हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ, पर मुझे चेताया, आप भली भांति प्रिटोरिया पहुंच जाएं। मैं समझूंगा कि बेड़ा पार हुआ। मुझे डर है कि गार्ड आपको पहले दर्जे में आराम से बैठने नहीं देगा, और गार्ड ने बैठने भी दिया तो यात्री नहीं बैठने देंगे। मैं तो पहले दर्जे के डिब्बे में बैठा। ट्रेन चली। जर्मिस्टन पहुंचने पर गार्ड टिकट जांचने आया। मुझे देखते ही खींच उठा। अंगुली से इशारा करके मुझसे कहा, तीसरे दर्जे में जाओ। मैंने पहले दर्जे का अपना टिकट दिखाया। उसने कहा, कोई बात नहीं, जाओ तीसरे दर्जे में। इस डिब्बे में एक ही अंग्रेजी यात्री था। उसने गार्ड को आड़े हाथों लिया। तुम इन भले आदमी को क्यों परेशान करते हो? देखते नहीं हो इनके पास पहले दर्जे का टिकट है। मुझे इनके बैठने से तनिक भी कष्ट नहीं। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आप इत्मीनान से बैठे रहिए। गार्ड बड़बड़ाया, आपको कुली के साथ बैठना है तो मेरा क्या बिगड़ता है, और वो चल दिया। रात करीब 8 बजे ट्रेन प्रिटोरिया पहुंची। प्रिटोरिया में पहला दिन। मुझे आशा थी कि प्रिटोरिया स्टेशन पर दादा अब्दुल्ला के वकील की ओर से कोई आदमी मुझे मिलेगा। मैं जानता था कि कोई हिंदुस्तानी तो मुझे लेने आया ही न होगा, और मैं किसी भी हिंदुस्तानी के घर न रहने के वचन से बंधा हुआ था। वकील ने किसी आदमी को स्टेशन पर नहीं भेजा था।
बाद में मुझे पता चला कि मेरे पहुंचने का दिन रविवार था, इसलिए थोड़ी असुविधा उठाए बिना वे किसी को भेज नहीं सकते थे। मैं परेशान हुआ, सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। डर था कि कोई होटल मुझे जगह देगा भी या। स्टेशन खाली हुआ। मैंने टिकट कलेक्टर को टिकट देकर पूछताछ शुरू की। उसने सभ्यता से उत्तर दिए, पर मैंने देखा कि वो मेरी अधिक मदद नहीं कर सकता था। उसके बगल में एक अमेरिकन हबशी सज्जन खड़े थे। उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की। मैं देख रहा हूं कि आप बिल्कुल अजनबी हैं और यहाँ आपका कोई मित्र भी नहीं। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको एक छोटे से होटल में ले चलूंगा। उसका मालिक अमेरिकन है और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। मेरा ख्याल है कि वो आपको टिका लेगा। मुझे थोड़ा शक तो हुआ, पर मैंने इन सज्जन का उपकार माना और उनके साथ जाना स्वीकार किया। वे मुझे जॉन्स्टन के फैमिली होटल में ले गए। पहले उन्होंने मिस्टर जॉन्स्टन को एक ओर ले जाकर थोड़ी बात की। मिस्टर जॉन्स्टन ने मुझे एक रात के लिए टिकाना कबूल कर लिया, वो भी इस शर्त पर कि भोजन मेरे कमरे में पहुंचाया जाएगा। मिस्टर जॉन्स्टन ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे मन में तो काले गोरे का कोई भेद नहीं है, पर मेरे सभी ग्राहक गोरे हैं। यदि मैं आपको भोजन गृह में भोजन कराऊं तो मेरे ग्राहक बुरा मानेंगे और शायद वो चले जाएं। मैंने जवाब दिया, आप मुझे एक रात के लिए रहने दे रहे हैं, इसे भी मैं आपका उपकार मानता हूं। इस देश की स्थिति से मैं कुछ परिचित हो चुका हूं। मैं आपकी कठिनाई को समझ सकता हूं। आप मुझे खुशी से मेरे कमरे में खाना दे दीजिए। कल तक मैं दूसरा प्रबंध कर लेने की आशा रखता हूं। मुझे कमरा दे दिया गया। मैंने उसमें प्रवेश किया। एकांत मिलने पर भोजन की राह देखता हुआ मैं विचारों में डूब गया। इस होटल में अधिक यात्री नहीं रहते थे। कुछ देर बाद भोजन के साथ वेटर को आता देखने के बदले मैंने मिस्टर जॉनसन को देखा। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कमरे में खाना देने की बात कही थी, पर मैंने उसमें शर्म महसूस की, इसलिए मैंने अपने ग्राहकों से आपके विषय में बातचीत करके उनकी राय जानी। आप भोजन गृह में बैठकर भोजन करें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ जितने भी दिन रहना चाहें रहें, उनकी ओर से कोई रुकावट नहीं होगी। इसलिए अब आप चाहें तो भोजन गृह में आइए और जब तक जी चाहे यहाँ रहिए। मैंने फिर उनका उपकार माना और मैं भोजन गृह में गया। निश्चिंत होकर भोजन किया। दूसरे दिन सवेरे मैं वकील के घर गया। उनका नाम था A.W. बेकर। मैं उनसे मिला। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे उनके बारे में कुछ बता दिया था, इसलिए हमारी पहली मुलाकात से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे मुझसे प्रेम पूर्वक मिले और मेरे बारे में कुछ बातें पूछी जो मैंने उन्हें बतला दी। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर के नाते तो आपका यहाँ कोई उपयोग हो ही नहीं सकेगा। इस मुकदमे के लिए हमने अच्छे से अच्छे बैरिस्टर कर रखे हैं। मुकदमा लंबा है और गुत्थियों से भरा हुआ, इसलिए आपसे मैं आवश्यक तथ्य आदि प्राप्त करने का ही काम ले सकूंगा। पर इतना फायदा अवश्य होगा कि अपने मुवक्किल के साथ पत्र व्यवहार करने में मुझे अब आसानी हो जाएगी और तथ्य आदि की जो जानकारी मुझे प्राप्त करनी होगी वो मैं आपके द्वारा मंगवा सकूंगा। आपके लिए मैंने अब तक कोई मकान तलाश नहीं किया है। सोचा था कि आपको देखने के बाद खोज लूंगा। यहाँ रंगभेद बहुत है, इसलिए घर मिलना आसान नहीं। पर मैं एक बहन को जानता हूँ जो गरीब है, भटियारे की स्त्री है। मेरा ख्याल है कि वो आपको टिका लेगी, उसे भी कुछ मदद हो जाएगी। चलिए हम उसके यहाँ चलें। ये कहकर वो मुझे वहां ले गए। मिस्टर बेकर ने उस बहन को एक ओर ले जाकर उससे कुछ बातें की। उसने मुझे टिकाना स्वीकार कर लिया। हफ्ते के 35 शिलिंग देने का निश्चय हुआ। हमारी पहली ही मुलाकात में मिस्टर बेकर ने धर्म संबंधी मेरी मनः स्थिति जान ली। मैंने उन्हें बतला दिया कि मैं जन्म से हिंदू हूं। इस धर्म का भी मुझे अधिक ज्ञान नहीं, दूसरे धर्मों का ज्ञान भी कम है। मैं कहाँ हूं, क्या मानता हूं, मुझे क्या मानना चाहिए, ये सब मैं नहीं जानता। अपने धर्म का अध्ययन मैं गंभीरता से करना चाहता हूं और दूसरे धर्मों का अध्ययन भी यथाशक्ति से करने का मेरा इरादा है। ये सब सुनकर मिस्टर बेकर खुश हुए और बोले, मैं स्वयं साउथ अफ्रीका जनरल मिशन का एक डायरेक्टर हूं। मैंने अपने खर्च से एक गिरजाघर बनवाया है। उसमें समय समय पर धर्म संबंधी व्याख्यान दिया करता हूं। मैं रंगभेद को नहीं मानता। मेरे साथ काम करने वाले कुछ साथी भी हैं। हम प्रतिदिन 1 बजे कुछ मिनट के लिए मिलते हैं और आत्मा की शांति तथा प्रकाश, ज्ञान के उदय के लिए प्रार्थना करते हैं। उसमें आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी। वहां मैं अपने साथियों से भी आपकी पहचान करा दूंगा। वे सब भी आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे और मुझे विश्वास है कि उनका समागम आपको भी अच्छा लगेगा। मैं आपको कुछ धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ने के लिए दूंगा।
पर सच्ची पुस्तक तो बाइबल है। मेरी सलाह है कि आप उसे अवश्य पढ़िएगा। मैंने मिस्टर बेकर को धन्यवाद दिया और अपने बस भर रोज 1 बजे उनके मंडल में प्रार्थना के लिए पहुंचना स्वीकार कर लिया। मैं मिस्टर जॉनस्टन के पास गया, बिल चुकाया, नए घर में पहुंचा, वहां भोजन किया। घर मालकिन भली स्त्री थी, उसने मेरे लिए अन्नाहार तैयार किया था। इस कुटुंब से घुल मिल जाने में मुझे देर न लगी। भोजन से निमटकर मैं उन मित्र से मिलने गया जिनके नाम दादा अब्दुल्ला ने मुझे पत्र दिया था। उनसे जान पहचान हुई। हिंदुस्तानियों की दुर्दशा की विशेष बातें उनसे मुझे जानने को मिली। उन्होंने मुझे अपने घर पर रहने का आग्रह किया। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और बताया कि मेरे लिए जो व्यवस्था पहले हो चुकी है वो ठीक है। उन्होंने मुझसे आग्रह पूर्वक कहा कि जिस चीज की आवश्यकता हो मैं उनसे मांग लूं। शाम हुई तो मैं अपने कमरे में जाकर विचारों के चक्कर में पड़ गया। मैंने अपने लिए तुरंत कोई काम नहीं देखा। अब्दुल्ला सेठ को इसकी सूचना भेज दी। मिस्टर बेकर की मित्रता का क्या अर्थ हो सकता है? उनके धर्म बंधुओं से मुझे क्या मिल सकेगा? ईसाई धर्म का अध्ययन मुझे किस हद तक करना चाहिए? हिंदू धर्म का साहित्य कहां से प्राप्त किया जाए? उसे समझे बिना मैं ईसाई धर्म के स्वरूप को कैसे समझ सकता हूं? मैं एक ही निर्णय कर सका, मुझे जो कुछ भी पढ़ने को मिले उसे मैं निष्पक्ष भाव से पढ़ूं और मिस्टर बेकर के समुदाय को भगवान जिस समय जो सुझा दे सो जवाब दूं। ईसाइयों से संपर्क। दूसरे दिन 1 बजे मैं मिस्टर बेकर के प्रार्थना समाज में गया। वहां मिस हैरिस, मिस गेब, मिस्टर कोट्स आदि से परिचय हुआ। सबने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। मैंने भी उनका अनुकरण किया। प्रार्थना में जिसकी जो इच्छा होती सो वो ईश्वर से मांगता। दिन शांति से बीते, ईश्वर हमारे हृदय के द्वार खोले इत्यादि बातें तो होती ही थीं। मिस हैरिस और मिस गेब दोनों प्रौढ़ अवस्था की कुमारिकाएं थीं। मिस्टर कोट्स क्वेकर थे। ये दोनों कुमारिकाएं साथ रहती थीं। उन्होंने मुझे हर रविवार को 4 बजे की चाय के लिए अपने घर आने का निमंत्रण दिया। मिस्टर कोट्स जब मिलते तो मुझे हर रविवार को उन्हें हफ्ते भर की अपनी धार्मिक डायरी सुनानी पड़ती। कौन कौन सी पुस्तकें मैंने पढ़ी, मेरे मन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा होती। वो दोनों बहनें अपने मीठे अनुभव सुनाती और अपने को प्राप्त हुई परम शांति की बातें करती। मिस्टर कोट्स एक साफ दिल वाले चुस्त नौजवान क्वेकर थे। उनके साथ मेरा प्रगाढ़ संबंध हो गया था। हम बहुत बार एक साथ घूमने भी जाया करते थे। वो मुझे दूसरे ईसाइयों के घर भी ले जाते थे। मिस्टर कोट्स ने मुझे किताबों से लाद दिया। जैसे जैसे वो मुझे पहचानते जाते वैसे वैसे उन्हें अच्छी लगने वाली पुस्तकें मुझे पढ़ने को देते रहते। मैंने भी केवल श्रद्धावश ही उन पुस्तकों को पढ़ना स्वीकार किया। इन पुस्तकों की हम आपस में चर्चा भी किया करते थे। मिस्टर कोट्स हारने वाले आदमी नहीं थे। उनके प्रेम का पार न था। उन्होंने मेरे गले में वैष्णवी कंठी देखी। उन्हें ये वहम जान पड़ा और वे दुखी हुए। वे बोले, ये वहम तुम जैसों को शोभा नहीं देता, लाओ इसे तोड़ दूं। ये कंठी नहीं टूट सकती, ये माताजी की प्रसादी है। ठीक है, पर क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? नहीं, मैं इसका गूढ़ार्थ तो नहीं जानता। इसे न पहनने से मेरा अकल्याण होगा ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। पर माताजी ने जो माला मुझे प्रेम पूर्वक पहनाई है, जिसे पहनाने में उन्होंने मेरा कल्याण माना है, उसका त्याग मैं बिना कारण नहीं करूंगा। समय पाकर ये जीर्ण हो जाएगी और टूट जाएगी तो दूसरी प्राप्त करके पहनने का लोभ मुझे नहीं रहेगा, पर यह कंठी नहीं टूट सकती। मिस्टर कोट्स मेरी इस दलील की कद्र नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें तो मेरे धर्म के प्रति ही अनास्था थी। वे मुझे अज्ञान कूप में से उबार लेने की आशा रखते थे। वे मुझे ये बताना चाहते थे कि दूसरे धर्मों में भले ही कुछ सत्य हो, पर पूर्ण सत्य रूप ईसाई धर्म को स्वीकार किए बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता। ईसा की मध्यस्थता के बिना पाप धुल ही नहीं सकते और सारे पुण्य कर्म निरर्थक हो जाते हैं। इन परिचयों में एक परिचय प्लिमथ ब्रदर से संबंधित एक कुटुंब का था। प्लिमथ ब्रदर नाम का एक ईसाई संप्रदाय है। कोट्स के कराए हुए बहुत से परिचय मुझे अच्छे लगे। वे लोग मुझे ईश्वर से डरने वाले जान पड़े। पर इस कुटुंब में एक भाई ने मुझसे ये दलील की, आप हमारे धर्म की खूबी नहीं समझ सकते। आपकी बातों से हम देखते हैं कि आपको क्षण क्षण में अपनी भूलों का विचार करना होता है, उन्हें सदा सुधारना होता है। न सुधारने पर आपको पश्चाताप करना पड़ता है, प्रायश्चित करना होता है। इस कर्म कांड से आपको मुक्ति कब मिल सकती है? शांति तो आपको मिल ही नहीं सकती। आप ये तो स्वीकार करते ही हैं कि हम पापी हैं,
अब हमारे विश्वास की परिपूर्णता देखिए। हमारा प्रयत्न व्यर्थ है, फिर भी मुक्ति की आवश्यकता तो है। पाप का बोझ कैसे उठे? हम उसे ईसा पर डाल दें। वो ईश्वर का एकमात्र निष्पाप पुत्र है। उसका वरदान है कि जो ईश्वर को मानते हैं उनके पाप वो धो देता है। ईश्वर की ये अगाध उदारता है। ईसा की इस मुक्ति योजना को हमने स्वीकार किया है, इसलिए हमारे पाप हमसे चिपटते नहीं। पाप तो मनुष्य से होते ही हैं। इस दुनिया में निष्पाप कैसे रहा जा सकता है? इसी से ईसा ने सारे संसार के पापों का प्रायश्चित एक ही बार में कर डाला। जो उनके महाबलिदान को स्वीकार करना चाहते हैं वे वैसा करके शांति प्राप्त कर सकते हैं। कहां आपकी अशांति और कहां हमारी शांति? ये दलील मेरे गले से बिल्कुल न उतरी। मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यदि सर्वमान्य ईसाई धर्म यही है तो वो मेरे काम का नहीं। मैं पाप के परिणाम से मुक्ति नहीं चाहता। मैं तो पाप वृत्ति से, पाप कर्म से ही मुक्ति चाहता हूं। जब तक वो मुक्ति मुझे नहीं मिलती तब तक अपनी ये अशांति मुझे प्रिय रहेगी। प्लीमथ ब्रदर ने उत्तर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका प्रयत्न व्यर्थ है। मेरी बात पर आप फिर से सोचिएगा। और इन भाई ने जैसा कहा वैसा अपने व्यवहार द्वारा करके भी दिखा दिया। जानबूझकर अनीति कर दिखाई। पर सब ईसाइयों की ऐसी मान्यता नहीं होती। ये तो मैं इन परिचयों से पहले ही जान चुका था। मिस्टर कोट्स स्वयं ही पाप से डरकर चलने वाले थे। उनका हृदय निर्मल था। वे हृदय शुद्धि की शक्यता में विश्वास रखते थे। उक्त बहनें भी वैसी ही थीं। मेरे हाथ पढ़ने वाली पुस्तकों में से कई भक्तिपूर्ण थीं। अतएव इस परिचय से मिस्टर कोट्स को जो घबराहट हुई उसे मैंने शांत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि एक प्लिमिथ ब्रदर की अनुचित धारणा के कारण मैं ईसाई धर्म के बारे में गलत राय नहीं बना सकता। मेरी कठिनाइयां तो बाइबल के बारे में और उसके गूढ़ अर्थ के बारे में थीं। हिंदुस्तानियों से परिचय। नेटाल में जो स्थान दादा अब्दुल्ला का था, प्रिटोरिया में वही स्थान सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद का था। उनके बिना एक भी सार्वजनिक काम नहीं चल सकता था। उनसे मैंने पहले ही हफ्ते में जान पहचान कर ली। मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रिटोरिया के प्रत्येक हिंदुस्तानी के संपर्क में आना चाहता हूं। मैंने हिंदुस्तानियों की स्थिति का अध्ययन करने की अपनी इच्छा प्रकट की और इन सारे कामों में उनकी मदद चाही। उन्होंने खुशी से मदद देना कबूल किया। मेरा पहला कदम तो सब हिंदुस्तानियों की एक सभा करके उनके सामने सारी स्थिति का चित्र खड़ा कर देना था। अंत में मैंने ये सुझाया कि एक मंडल की स्थापना करके हिंदुस्तानियों के कष्टों और कठिनाइयों का इलाज अधिकारियों से मिलकर और अर्जियां भेजकर करना चाहिए। और ये भी सूचित किया कि मुझे जितना समय मिलेगा उतना इस काम के लिए मैं बिना वेतन के दूंगा। मैंने देखा कि सभा पर मेरी बातों का अच्छा प्रभाव पड़ा। सभा के परिणाम से मुझे संतोष हुआ। निश्चय हुआ कि ऐसी सभा हर महीने या हर हफ्ते की जाए। ये सभा न्यून अधिक नियमित रूप से होती थी और उसमें विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। नतीजा ये हुआ कि प्रिटोरिया में शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी रहा होगा जिसे मैं पहचानने न लगा हूं अथवा जिसकी स्थिति से मैं परिचित न हो गया हूं। हिंदुस्तानियों की स्थिति का ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम ये आया कि मुझे प्रिटोरिया में रहने वाले ब्रिटिश एजेंट से परिचय करने की इच्छा हुई। मैं मिस्टर जैकॉब्स डी वेट से मिला। उनकी सहानुभूति हिंदुस्तानियों के साथ थी। उनका प्रभाव कम था, पर उन्होंने यथासंभव मदद करना और जब मिलना हो तब आकर मिल जाने के लिए कहा। रेलवे के अधिकारियों से मैंने पत्र व्यवहार शुरू किया और बतलाया कि उन्हीं के कायदों के अनुसार हिंदुस्तानियों को ऊंचे दर्जे में यात्रा करने से रोका नहीं जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप ये पत्र मिला कि अच्छे कपड़े पहने हुए हिंदुस्तानियों को ऊंचे दर्जे के टिकट दिए जाएंगे। इससे पूरी सुविधा नहीं मिली, क्योंकि अच्छे कपड़े किसने पहने हैं इसका निर्णय तो स्टेशन मास्टर को ही करना था ना। ब्रिटिश एजेंट ने मुझे हिंदुस्तानियों के बारे में हुए पत्र व्यवहार संबंधी कई कागज पढ़ने को दिए। तैयब सेठ ने भी दिए थे। उनसे मुझे पता चला कि ऑरेंज फ्री स्टेट से हिंदुस्तानियों को किस निर्दयता के साथ निकालकर बाहर किया गया था। सारांश ये कि ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के हिंदुस्तानियों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का गहरा अध्ययन मैं प्रिटोरिया में कर सका। इस अध्ययन का आगे चलकर मेरे लिए पूरा उपयोग होने वाला है, इसकी मुझे जरा भी कल्पना नहीं थी। मुझे तो 1 साल के अंत में अथवा मुकदमा पहले समाप्त हो जाए तो उससे पहले ही स्वदेश लौट जाना था, पर ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था। कुली समझे जाने का अनुभव। ट्रांसवाल में सन 1885 में एक कड़ा कानून बना।
1886 में उसमें कुछ सुधार हुआ। उसके फलस्वरूप ये तय हुआ कि हर एक हिंदुस्तानी को प्रवेश फीस के रूप में 3 पौंड जमा कराने चाहिए। उनके लिए अलग छोड़ी गई जगह में ही वे जमीन के मालिक हो सकते थे, पर वहां भी उन्हें व्यवहार में जमीन का स्वामित्व नहीं मिला। उन्हें मताधिकार भी नहीं दिया गया था। ये तो खास एशिया वासियों के लिए बने कानून थे। इसके अलावा जो कानून काले रंग के लोगों पर लागू होते थे, वे भी एशिया वासियों पर लागू होते थे। उनके अनुसार हिंदुस्तानी लोग पटरी यानी फुटपाथ पर अधिकार पूर्वक चल नहीं सकते थे और रात 9 बजे के बाद परवाने के बिना नहीं निकल सकते थे। इस अंतिम कानून का अमल हिंदुस्तानियों पर न्यूनाधिक प्रमाण में होता था। जिनकी गिनती अरबों में होती थी, वे बतौर मेहरबानी के इस नियम से मुक्त समझे जाते थे। मैं अक्सर मिस्टर कोट्स के साथ रात को घूमने जाया करता था। कभी कभी मुझे घर पहुंचने में 10 भी बज जाते थे। अतएव पुलिस मुझे पकड़ ले, ये डर जितना स्वयं मुझे था, उससे कहीं अधिक मिस्टर कोट्स को था। अपने हबशियों को तो वे ही परवाने देते थे, लेकिन मुझे परवाना कैसे दे सकते थे? मालिक अपने नौकर को ही परवाना देने का अधिकारी था। मैं लेना चाहूं और मिस्टर कोट्स देने को तैयार हो जाएं, तो भी वो नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वैसा करना विश्वासघात माना जाता। इसलिए मिस्टर कोट्स या उनके कोई मित्र मुझे वहां के सरकारी वकील डॉक्टर क्राउजे के पास ले गए। हम दोनों एक ही इनके बैरिस्टर निकले। उन्हें ये बात असहाय जान पड़ी कि रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए मुझे परवाना लेना चाहिए। उन्होंने मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट की। मुझे परवाना देने के बदले उन्होंने अपनी तरफ से एक पत्र दिया। उसका आशय ये था कि मैं जहां चाहे जाऊं, पुलिस को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। मैं इस पत्र को हमेशा अपने साथ रखकर घूमने निकलता था। हालांकि कभी उसका उपयोग नहीं करना पड़ा, लेकिन इसे तो केवल संयोग ही समझना चाहिए। पटरी पर चलने का प्रश्न मेरे लिए कुछ गंभीर परिणाम वाला सिद्ध हुआ। मैं हमेशा प्रेसिडेंट स्ट्रीट के रास्ते खुले मैदान में घूमने जाया करता था। इस मोहल्ले में प्रेसिडेंट क्रूगर का घर था। ये घर सब तरह के आडंबरों से रहित था। इसके चारों ओर कोई अहाता भी नहीं था। आसपास के दूसरे घरों में और इसमें कोई फर्क मालूम नहीं होता था। प्रिटोरिया में कई लखपतियों के घर इसकी तुलना में बहुत बड़े, शानदार और अहाते वाले थे। प्रेसिडेंट की सादगी प्रसिद्ध थी। घर के सामने पहरा देने वाले संतरी को देखकर ही पता चलता था कि ये किसी अधिकारी का घर है। मैं प्रायः हमेशा ही इस सिपाही के बिल्कुल पास से होकर गुजरता था, पर वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहता था। सिपाही समय समय पर बदला करते थे। एक बार एक सिपाही ने बिना चेताए बिना पटरी पर से उतरे जाने को मुझे कहा। मुझे धक्का मारा, लात मारी और नीचे उतार दिया। मैं तो गहरी सोच में पड़ गया। लात मारने का कारण पूछने से पहले ही मिस्टर कोट्स ने, जो उसी समय घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजर रहे थे, मुझे पुकारा और कहा, गांधी, मैंने सब देखा है। आप मुकदमा चलाना चाहें तो मैं गवाही दूंगा। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि आप पर इस तरह हमला किया गया। मैंने कहा, इसमें खेद का कोई कारण नहीं। सिपाही बेचारा क्या जाने, उसके लिए तो काले काले सब एक ही जैसे हैं। वो हबशियों को इसी तरह पटरी पर से उतारता होगा, इसीलिए शायद उसने मुझे ही धक्का मारा। मैंने तो नियम ही बना लिया है कि मुझ पर जो बीतेगी उसके लिए मैं कभी अदालत नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे मुकदमा नहीं चलाना है। ये तो आपने अपने स्वभाव के अनुरूप ही बात कही है, पर आप इस पर एक बार फिर से सोचिए। ऐसे आदमी को कुछ सबक तो देना ही चाहिए। इतना कहकर उन्होंने उस सिपाही से बात की और उसे उलाहना दिया। मैं सारी बात तो समझ नहीं सका। सिपाही डच था और उनकी सारी बातें डच भाषा में ही हुई थी। इसके बाद सिपाही ने मुझसे माफी मांगी। मैं तो उसे पहले ही माफ कर चुका था, लेकिन उस दिन से मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। दूसरे सिपाहियों को इस घटना का क्या पता होगा। मैं खुद निर्दोष होकर फिर लात किस लिए खाऊं, इसलिए मैंने घूमने जाने के लिए दूसरा रास्ता पसंद कर लिया। इस तरह मैंने हिंदुस्तानियों की दुर्दशा का ज्ञान पढ़कर, सुनकर और अनुभव करके प्राप्त किया। मैंने देखा कि स्वाभिमान की रक्षा चाहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए दक्षिण अफ्रीका उपयुक्त देश नहीं है। ये स्थिति किस तरह बदली जा सकती है, इसके विचार में मेरा मन अधिकाधिक व्यस्त रहने लगा। किंतु अभी तो मेरा मुख्य धर्म दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को संभालना ही था। जब तक मैं अपने धर्म को पूरी तरह समझ न लूं, तब तक मुझे दूसरे धर्मों को अपनाने का विचार नहीं करना चाहिए। इस तरह सोचता हुआ मैं निद्रावश हो गया।